नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। तो वहीं आपको बताते चले, दिल्ली में रेखा गुप्ता ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने महिला एवं बाल विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। तो वहीं मुख्यमंत्री गुप्ता ने दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार से अधिक सहयोग की अपील की। साथ ही विभिन्न योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता भी जताई। तो वहीं अन्नपूर्णा देवी ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार दिल्ली में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सुधार के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। तो वहीं इस बैठक में दोनों नेताओं ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर नीतियों की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। दिल्ली सरकार का बाल विकास सुधार पर जोर। तो वहीं दोनों महिलाओं ने मिलकर विकास को लेकर बातचीत कही। तो वहीं दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता ने भलसवा लैंडफिल साइट पर बांस रोपण अभियान का शुभारंभ किया। तो वहीं भलसवा लैंडफिल साइट दिल्ली की प्रमुख कचरा डंपिंग साइटों में से एक है, जो वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी के पर्यावरणीय संकट का प्रमुख कारण बनी हुई है। इस इलाके में कचरे के पहाड़ों से निकलने वाले जहरीले धुएं और बदबू ने आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। तो वहीं दिल्ली सरकार और नगर निकाय इस समस्या के समाधान के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें बांस वृक्षारोपण को एक प्रभावी उपयोग के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आवास विकास की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा की गई। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। योगी आदित्यनाथ ने आवास निर्माण कार्यों पर पारदर्शिता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बेहतर आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए और प्रयास करने की बात भी कही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में राज्य के विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य में चल रहे प्रमुख योजनाओं की स्थिति, उनके कार्यान्वयन और आगामी योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं को समय सीमा में पूरा किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता देने की भी बात कही और ये सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सके। तो वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में आयोजित प्री बजट मीटिंग में भाग लिया, जिसमें सभी विधायकों ने अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्ध है, इसलिए सबसे पहले महिला विधायकों से सुझाव लिए गए। उन्होंने बताया कि आगामी बजट में इन प्रमुख सुझावों को शामिल किया जाएगा, जिससे प्रदेश का विकास 3 गुना तेजी से होगा। तो वहीं सैनी ने आगे कहा कि किसानों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही विभिन्न स्टार्टअप्स और अन्य क्षेत्रों में युवाओं को भी बुलाया गया था। उन्होंने इन युवाओं से बातचीत की और उनके सुझाव भी सुने। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन भी दिया उन्हें कि इन सभी सुझावों को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। विधायकों के साथ पूर्व बजट पर चर्चा हुई है। उसमें हमारे सभी विधायकगण आज यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले पूर्व मंत्री
आदरणीय सतपाल सांगवान जी, सभी माननीय विधायकों ने 2 मिनट का मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज की बैठक में हमारे 50 विधायकों ने अपने बहुमूल्य सुझाव वो दिए हैं और आज का जो सत्र है वो महिला सशक्तिकरण को समर्पित रहा है। आज के इस सत्र में सर्वप्रथम महिला विधायकों से सुझाव। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज बताया कि राज्य के मंत्री धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, धनंजय मुंडे ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। अब इसे आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया है। ये घटनाक्रम उस समय आया जब धनंजय मुंडे अपने विवादों के चलते इस्तीफा देने का दबाव था। अब इस्तीफा राज्यपाल को भेजे जाने के बाद आगे की कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भाषा संस्थान के तहत आयोजित पुस्तक मेले उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान जैसे पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रही है और साथ ही साहित्यकारों को ग्रंथ प्रकाशन हेतु अनुदान भी प्रदान कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति सरकार के संकल्प का प्रतीक बताया। संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अभी सुबोध उनियाल जी ने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से हमारी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कामों को आप सबके समक्ष रखा है। हम एक और जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। हमने वर्ष 2022 में 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं वर्ष 2023 में 10 उत्कृष्ट साहित्यकारों को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। इसी साहित्य यात्रा को और अधिक विस्तार देते हुए हमने वर्ष 2024 में उत्तराखंड साहित्य भूषण सहित 21 नए साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की। यही नहीं, जहां वर्ष 2023-24 में हमने 17 साहित्यकारों को पुस्तक प्रकाशन हेतु भी अनुदान प्रदान किया था, वहीं इस वर्ष हमने इसे बढ़ाते हुए 45 लेखकों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं है। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला। सदन में 21 विधायकों निष्कासित किए जाने पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सदन टैक्स के पैसों से चलता है, लाखों रुपए हर दिन सदन को चलाने में खर्च होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों, सारे मंत्रियों की बात का एक ही सार है, उनको बस आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देनी है और कुछ नहीं करना। अरविंद केजरीवाल झूठा है, चोर है, आम आदमी पार्टी नालायक है, घमंडी है, गुंडे हैं, कातिल, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूँ, सब कह लीजिए, जितनी गाली देनी है वो दे लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता ने आपको गाली देने के लिए नहीं चुना है।
दिल्ली की जनता ने आपको काम करने के लिए चुना है और 4 दिन के सदन में, जिसमें दिल्ली के टैक्स पेयर का लाखों रुपया खर्च हो गया, एक भी काम से जुड़ी हुई बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था, मोदी जी ने यह वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं को 2.5। तो वहीं महाराष्ट्र के बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना से मिलकर बनी महायुति में आपको बताते चले, महायुति के नेताओं और समाजवादी पार्टी के नेताओं और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ राज्य विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अबू आजमी के बयान को कड़ी आलोचना करते हुए इसे समाज के भेदभाव और असमिति को बढ़ावा देने वाली बात कही। नेताओं ने मांग की कि अबू आजमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान विधानसभा परिसर के बाहर जोरदार नारेबाजी भी की गई। महायुति नेताओं का कहना था कि इस तरह के बयान राज्य के सांप्रदायिक सद्भावना को प्रभावित करते हैं और ऐसे नेताओं को सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंसल ग्रुप पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि एलडीए को 1 हफ्ते के भीतर अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा। उन्होंने बताया कि अंसल पर एलडीए का 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। इसके अलावा एलडीए के तहत अंसल के खिलाफ जमीन घोटाले की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। तो वहीं प्रथमेश कुमार ने यह भी बताया कि अंसल को एसटीपी और कॉमन फैसिलिटीज के लिए 40 एकड़ जमीन खरीदनी थी, लेकिन उन्होंने इससे अनियमितताएं की है। इसके अलावा अंसल की हाईटेक टाउनशिप में हुए घोटाले और अनियमितताओं के एलडीए के कर्मचारियों में शामिल होने के आरोपों पर ही जांच जाएगी। तो वहीं जांच की जाएगी और उनके खिलाफ साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी। तो वही पंजाब में किसानों के 5 मार्च को चंडीगढ़ में होने वाले मोर्चे से पहले पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वही थाना पताड़ा के गांव मौलवीवाला में किसान नेता कुलवंत सिंह को नजरबंद किया गया। पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और उन्हें नजरबंद कर लिया। कुलवंत सिंह कुल हिंद किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और संयुक्त किसान मोर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। इसके साथ ही कीर्ति किसान यूनियन के ब्लॉक नेता दलजिंदर सिंह हरदिया और को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन उगराहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहा के घर पर भी छापा मारा। हालांकि वे घर पर मौजूद नहीं थे। मानसा जिले में भी पुलिस ने बीती रात को कई किसानों को हिरासत में लिया। तो वहीं निर्मल गंगा का संकल्प लेकर डबल इंजन की सरकार के तहत चलाई जा रही नमामि गंगे परियोजना में शानदार परिणाम मिलने लगे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की 7वीं बैठक में इस मोहर को लगा दी गई है। वहीं बैठक के दौरान पीएम ने देश में पहली बार नदी डॉल्फिन आपको बता दें कि अनुमान रिपोर्ट जारी की है। वहीं ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी में एक बार फिर डॉल्फिन की संख्या बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार यूपी में डॉल्फिनों की संख्या सबसे अधिक है, 2300 है। साथ में आपको बताते चले इस अग्रणी प्रयास में 8 राज्यों की 28 नदियों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 8500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करने के लिए 3150 दिन का समय लगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान रहा। तो वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के कांग्रेस नेता शमा मोहब्बत की रोहित
शर्मा की फिटनेस पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। हरभजन ने कहा, रोहित शर्मा के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उस पर मैं यही कहना चाहता हूं कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश की इतनी सेवा की है, अभी भी टीम का नेतृत्व बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हरभजन ने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी को उनकी फिटनेस पर सवाल उठाने का अधिकार है। अगर उनकी फिटनेस ठीक नहीं होती तो वह टीम का हिस्सा नहीं होते। टीम में आने के लिए आपको कई स्तरों की फिटनेस से गुजरना पड़ता है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शर्मा के ऊपर जो अभी बयान दिए गए हैं उनके ऊपर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने देश को बहुत सर्व किया है, बहुत सेवा करी है और आज भी यहाँ पे मौजूदा स्थिति में वो टीम को बढ़िया तरीके से लड़ा रहा है और वहाँ टीम बहुत अच्छा खेल रही है उनके अंडर दुबई में। तो उनके बारे में जो बयान दिया गया है कि उनकी फिटनेस सही नहीं है, बॉडी शेप ठीक नहीं है, व्हाटसोएवर इट इज सेड, मुझे तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने विपक्षी नेता महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, महबूबा मुफ्ती कुछ भी बोल सकती हैं क्योंकि वे जम्मू कश्मीर के विनाश का कारण है। तो वहीं चौधरी ने आगे कहा, अगर जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा खो दिया है तो ये उनकी वजह से है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, हम उन लोगों के प्रति जवाबदेह हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है, न कि उनके प्रति। इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और महबूबा मुफ्ती के समर्थकों ने इसे लेकर विरोध भी जताया है। किसने बोला? महबूबा मुफ्ती ने कल कहा है। महबूबा मुफ्ती कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थी, आज जम्मू कश्मीर की बर्बादी का जो कारण है वो महबूबा मुफ्ती जी हैं। अगर स्टेट टूटा तो उनके कारण टूटा, अगर स्टेटस टूटा उनके कारण निकला। ये वही महबूबा जी हैं जब लोग सवाल पूछते थे कि भाई बच्चों के साथ नाजायज हो रहा है, उनपे पैरेड गन्ने छोड़ी जा रही हैं, तो वाहिद महबूबा जी कहती थी ये कैंपों में दूध और टॉफी लेना चाहते हैं। तो इसलिए वो महबूबा जी जिन्होंने जम्मू कश्मीर की तबाही निकली वो आज हमें सिखाएंगी। उनकी सीख की जरूरत नहीं, हमें जिन लोगों ने वोट डाला है, जिन्होंने जिता के भेजा। तो वही हर गांव इलाके में मुख्य बाजार में आज सुबह सुबह आग लगने की घटना सामने आई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। तो वहीं प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। फिलहाल अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। आग का कारण हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के पास स्थित कूड़े के ढेर में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का प्रयास जारी है। इस घटना से क्षेत्र में धुआं फैल गया है जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीमों की तैनाती की गई है। वहीं अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है और अधिकारियों ने आग पर आपको बताते चले कि वजह इसका पता लगाने की कोशिश और जांच शुरू कर दी है। तो वहीं महाकुंभ से सुर्खियों में आए आईआईटी बाबा अभय सिंह को बीते सोमवार को एक होटल हिरासत। पुलिस ने होटल में छापेमारी की और बाबा के पास से गांजा भी बरामद किया। के पास से गांजा की मात्रा कम थी लेकिन फिर भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आईआईटी बाबा ने गांजा को प्रसाद बताया और कहा कि कुंभ मेले में तो सब पीते हैं, सबको गिरफ्तार करोगे? अरे यार वो जैसे वो प्रसाद होता ना वो, हाँ गांजा वो थोड़ा सा उनको मिला वो, हाँ प्रसाद का वो तो मैंने खुद ही नहीं, मैंने खुद ही बता था वो आए तो पता नहीं क्या किसी ने ऐसे बोल दिया कि बाबा जी आत्महत्या कर रहे हैं क्या, अजीब से केस का बहाना लेके आए ना। बट वो फिर वो करके भी समझ गए। वो फिर मैंने कहीं बोला कि यार अब ये प्रसाद पे करोगे तो कुंभ में तो इतने सारे लोग ओपन नहीं पीते हैं, फिर सबको गिरफ्तार करो फिर मतलब ये तो लाइक अंडरस्टूड ही होता है ना इन्हें भारत के अंदर।
फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।